ये बेटा 1 मिनट मुझे वो देना, वो जो यहाँ रखता हूँ मैं, ये रखने के लिए फाइल, सॉरी। अच्छा, हाँ जी, आपको याद होगा वो चीज क्या थी जो हमने उस दिन किया। हमने कहा था कि अगर हम एक वक्त के एक लम्हे को टी कहें तो हमें लिखना पड़ेगा एस ऑफ टी, इसलिए कि एस कहते हैं हम स्पेस को। एस ऑफ टी का मतलब है कि वो स्पेस जिसमें टी ये था, जब टी का ये मकाम था घड़ी पर, जब ये सुई थी, तो उस वक्त गिरता हुआ गेंद किस मकाम पर स्पेस में था, तो एस ऑफ टी। फिर हम कहते हैं कि ये एस ऑफ टी मालूम करने का फार्मूला है सी टी स्क्वायर्ड। आपको याद होगी ये बात, हमने पढ़ी हुई है। अब ये किस चीज को मालूम करने का फार्मूला है? ये फासले को मालूम करने का फार्मूला। एक गिरते हुए ऑब्जेक्ट का फासला कितना तय हो गया है, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। आप किसी बड़ी बिल्डिंग से गिराएं, बुर्ज दुबई से गिराएं या इफल टावर से गिराएं, फिर आपको टाइम का सही एहसास होगा कि कई सेकंड गुजरने हैं। तो फिर आप सोच पाएंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल कि कितना फासला तय करने के लिए निहायत आसान फार्मूला है। टी जो होगा आपका, घड़ी तो आप ऊपर लेके खड़े होंगे ना इफल टावर पर या बुर्ज दुबई पर, तो घड़ी तो आपके हाथ में है, वो तो नीचे नहीं जा रही चीज के साथ। तो आप घड़ी पे देख रहे होंगे कि जो टी स्क्वायर्ड आपने बनाना है, उसमें इस टी के अंदर आप क्या नंबर डालें। अगर आपका पहला सेकंड है तो आप 1 डालेंगे, जवाब 1 ही आएगा। अगर आपका दूसरा सेकंड है तो आप इसमें 2 डालेंगे, जवाब 4 आएगा, क्योंकि टी का स्क्वायर है। अब अगर तीसरा सेकंड है तो आप इसमें 3 डालेंगे, जवाब 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 9 है। फिर आप इसमें 4 डालेंगे तो जवाब 16 आएगा स्क्वायर की वजह से। फिर 5 डालेंगे तो जवाब 25 आएगा। अब ये जो सी लिखा हुआ है साथ, ये सिर्फ 16 फीट है, ये सिर्फ 16 फुट की बात हो रही है या 4.5 मीटर की बात हो रही है, जो परमानेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट है जमीन पे गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स का। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले जाएं एक बुलंदी पर, जिसे आप कहें कि 16 फीट अगर आपने एक ऑब्जेक्ट उठा दिया है, 16 फुट आपने एक ऑब्जेक्ट जमीन से उठा दिया है, जरा बड़ा बड़ा ग्राउंड ले लें ना, फुटबॉल ग्राउंड या और बड़ा कुछ सहरा ले लें, और वहां पे आप बाकायदा 16 फुट पैमाइश करें, किसी लकड़ी की जीने को रख के, वो जो होते हैं खुले मैदान में रखने वाली जीने, उस पर चढ़ के घोड़ी सी, तो 16 फीट पर आप वो ऑब्जेक्ट पकड़ें और फिर वो ऑब्जेक्ट आप छोड़ें, सिर्फ 16 फीट, नो अदर देन दिस 16 फीट, ना 16.5 ना 15.5। सी है ये कांस्टेंट है, परमानेंट वैल्यू है अर्थ की ग्रेविटेशनल। तो उस पर आप पकड़ें 16 फीट पर इस पेंसिल को, और फिर आप उसे छोड़ें, तो वो कितनी देर में जमीन तक पहुंचेगी? आप में से कोई बता सकता है? सर 1 सेकंड। सर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचेगी। शाबाश, वो 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचेगी, और उसकी जो ये वैल्यू है वाई एक्सेस पर है। ये 1 सेकंड की उसकी वैल्यू जो है ये वाई एक्सेस पर है। अगर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूं तो क्या आप इसका मुझे जवाब दे पाएंगे, जो कि 9th के स्टूडेंट को आना चाहिए? और आप चौकन्ने हो जाओ अली रहमत, अब आप लोग 8वें सेमेस्टर में हैं, तो आप लोगों को ये इसका जवाब देना चाहिए। चलिए उसी खुले मैदान में वापस जाएं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऊपर से 16 फीट से आप एक बॉल फेंकें। जैन, आपने भी जवाब देना है, सब जो बीएस के स्टूडेंट हैं उन पर ये फर्ज है। वो 16 फीट है, वहां से आप उसको फेंकें। अच्छा जी, अब वो आपने बताया 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचेगा। अगर वो 16 फीट बुलंदी पे आप ले जाएं और उसको पुश करें एक साइड से, उसको बंदूक, उसको पिस्टल समझ लें, या उसको फायर करें एक एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर जमीन के पैरेलल, या उसको तोप समझ लें, गोला समझ लें, या उसको अपनी तरफ से बनाया हुआ औजार समझ लें जो एक बॉल सी निकालता है और उसको एक्स एक्सेस की वेलोसिटी पर ले जाता है। तो फुट तो वही नहीं है 16 जिससे छोड़ा जा रहा है। तो जमीन पर ये पहुंचा था जब हमने यहां से सिर्फ छोड़ा था 1 सेकंड में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कितनी देर में पहुंचना चाहिए
1 सेकंड से ज्यादा, 1 सेकंड से कम, क्योंकि अब तो उसको कोई पुश मिल गया है और एक्स एक्सिस पर वो ऐसे पैराबोलिक शेप में जा रहा है। सर ग्राउंड पे तो 1 सेकंड में ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि तुरंत ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो सेम है ना, और दूसरा जो शाबाश एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो ग्राउंड को अफेक्ट नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल शाबाश एक्सेलरेशन को। शाबाश, वेरी गुड। सर खुरम अगर आप हम आइंस्टाइन का व्यू ऑफ ग्रेविटी देखें तो उसमें भी अगर ग्राउंड ऊपर आ रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे ही है, वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड तो उसी टाइम में हिट करेगा उसको ऊपर आगे। शाबाश शाबाश, ठीक है आपने। अच्छा खुरम, आपने जो बताया इसकी रोशनी से मेरा ये क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन, और सबने जवाब देना है, फरहान आपने सबसे पहले देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि वो 16 फीट से आपने पुश किया एक्स एक्सेस पर, गोली थी बंदूक की, बहुत दूर तक जाएगी, पैराबोलिक शेप बनाएगी, फिर जमीन पे गिरेगी, तो आप कहते हैं कि 1 सेकंड ही लगेगा। तो फिर सवाल ये है कि जब वो यहां से गिर रही थी नीचे, जमीन पे आ रही थी सीधी, तो जो उसकी रफ्तार थी गिरने की उसमें, और जो अब आपने चलाई है गोली की तरह से एक्स एक्सिस पर, उसकी रफ्तार में फर्क होगा तो कितना होगा, ज्यादा कि कम, कि क्या आपका क्या ख्याल है दोनों की वेलोसिटी? सर वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स ग्राउंड सिर्फ कैलकुलेट करें जो वाई एक्सिस पे है तो वो तो सेम होगी दोनों सूरतों में। जी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी डिपेंड करेगी जिस एक्सेलरेशन के साथ हमने उसे पुश किया है, कह हाँ लें जी कि बिल्कुल। पुश किया है। अगर हमने उसको ज्यादा जोर से पुश किया है तो तेज महसूस होगी, और तेज होगी क्यों? क्योंकि उसने लंबा एरिया कवर करना है 1 सेकंड में। फर्ज बट करें, ऑन एक्स एक्सिस हाँ मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सेस, क्योंकि 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में उसने जमीन पर पहुंचने की कसम खाई हुई है। उसने कसम खाई हुई है कि 16 फीट से छोड़ा जाएगा तो चाहे किधर पुश किया जाए या चाहे आराम से छोड़ दिया जाए, हर दो सूरतों में वो जमीन पर 1 सेकंड में पहुंचेगी। जब ये कोई कसम खा ले तो उसको पुश करने का मतलब ये है कि आप उसको बेशक दूर लेकर जाएं और दूर लेकर गिराएं, तो उसको जल्दी भागना पड़ेगा कि मुझे 1 सेकंड में पहुंचना है जमीन पे, जमीन को छूना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। अब आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं कैलकुलस की तरफ जाता हूँ। आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 16 फीट बुलंद हो, आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट 16 फीट बुलंद हो और आप उसको इतने जोर से चलाएं किसी रॉकेट के जरिए, इतने जोर से चलाएं कि वो पैराबोलिक शेप बनाते हुए जमीन की तरफ जब जाना चाहे तो नीचे से जमीन घूम जाए और वो जमीन तक ना पहुंच सके, तो क्या 1 सेकंड में वो जमीन तक पहुंच पाएगा जब वो जमीन को छू ही नहीं सकता? तो सर वो इस तरह तो वो कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव कर लेगा अगर इतने अगर हम जोर से पुश करें तो। और वो गिरेगा नहीं कभी, वो हमेशा फ्री फॉल में रहेगा लेकिन हर दफा मिस कर जाएगा अर्थ हर को, जगह मिस तो कर आगे जाएगा, निकल जाएगा। वो बेचारा अपना 1 ये सेकंड, एस्केप वेलोसिटी अचीव कर लेगा ना। हाँ स्केप वेलोसिटी अचीव कर लेगा और अपना, हाँ अपना 1 सेकंड पूरा करने के चक्कर में जमीन से मिल। जी बोले बोले। एस्केप वेलोसिटी अगर वो अचीव करेगा फिर तो वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करके बाहर चला जाएगा ना, अगर तो वो मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव करता तो फिर वो ऑर्बिट में रहेगा। जैन ये बात जो फरहान कर रहा है ये ठीक है, जब एस्केप वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं ना तो वो जाता है जमीन की ग्रेविटी से बाहर। बिल्कुल। जमीन एक वेल है और उसकी वेलोसिटी से बाहर निकलना, शाबाश फरहान। लेकिन ये जो मैंने कहा है कि सफिशिएंट वेलोसिटी से कि वो जमीन को छूना चाहे तो फिर वो ऑर्बिटर, वो सैटेलाइट होगा हमारा, एक्चुअली यूं समझ लें कि वो सैटेलाइट होगा, जमीन के आसपास घूम रहा होगा। सो दिस इज द पॉइंट कि 16 फीट हाइट जो है वो 16 रहेगी, तो ये सी जिसके लिए मैंने इतना टाइम लगा दिया। अच्छा कमरान आप अपने यहाँ चेक करें, वॉइस तो सबको ठीक आ रही है, तो आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 16 जो है ये सी, ये 16 रहेगा, याद रखना है। ये सी इक्वल्स 16 फीट, और ये 16 फीट जो है ना ये गैलीलियो ने मालूम किए थे। अच्छा इस 16 फीट को आज चेक कर ही लें, कहीं आपके जहन में ये गुमान ना हो कि 16 फीट को अगर हम कन्वर्ट करें, कन्वर्ट फीट टू मीटर्स, तो कन्वर्ट करें तो देखते हैं कि 16 फीट कितने होते हैं। 16 4.8, इसका मतलब है कि जो आपका
टोटल एक्सेलरेशन है, अगर इस 4.8 को आप कैलकुलेटर में, इस कैलकुलेटर में इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो 9.8 आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आपका एक्सेलरेशन है, फेमस जी, फेमस लिटिल स्मॉल जी। तो इसका मतलब है कि गैलीलियो की अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली 100% ट्रू थी 16 फीट वाली। और 16 फीट जो है वो जब आपने इसको अभी डबल किया तो क्यों किया? अभी इसलिए डबल किया कि 4.8 सी है, जी नहीं है। तो 4.8 अगर सी है तो सी का मतलब है ये वो कांस्टेंट है, ये वो कांस्टेंट है जो फासला मालूम करने के लिए 16 फीट की सूरत में हमने यहां लिखा था। ये जी नहीं है। आगे चलकर फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलस का जब चलता है आगे तो ये सी जी में बदल जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने भी तो एक्सेलरेशन मालूम किया था। और तब जब बदलता है तो जब हमने यहां दोहरा कर दिया है कि हमने इस सी को 2 से ज़रब दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो इसका मतलब फिर 16 को भी 2 से ही ज़रब देनी चाहिए गैलीलियो वाला एक्सेलरेशन लेने के लिए। यस, तो 32 इज द एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गैलीलियो का निकाला हुआ है और ये बिल्कुल गलत नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो ऊपर वाला जो आज वाला है जी, और ये 32 जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ये फीट पर सेकंड स्क्वायर है। एनीवेज, तो इस वक्त जब हमने ये पढ़ी थी, आपको मैं ये सिर्फ दोहरा रहा हूं, ये जब हमने पढ़ी थी तो इस वक्त हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस कर लिया था। तो इसका मतलब अभी हम पीछे की बात कर रहे हैं, अभी हम गैलीलियो की बात कर रहे हैं। गैलीलियो की बात कर रहे हैं, गैलीलियो की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन की बात अभी शुरू होने ही वाली है चंद मिनट में, लेकिन गैलीलियो की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूटन की बात हम कैलकुलस के रेफरेंस से कर रहे हैं। तो गैलीलियो की बात में कैलकुलस है और उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। सारी दुनिया उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस कहती है, और विदाउट दैट फर्स्ट प्रिंसिपल no calculus can step little even a millimeter further. So first principle is everything. First principle इसे उसूल अव्वल कहें आप इसको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो अब आएगा, क्योंकि फासले के वक्त फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं आया। फासले के वक्त हमें क्या जरूरत थी? सिर्फ एक पॉइंट। ये मैंने कहा ना स्पेस का पॉइंट है एस ऑफ टी। मैंने कहा स्पेस का वो पॉइंट जो जीनो के मुताबिक वो नुक्ता मकानी जो लम्हा किसी लम्हे जमानी में देखा गया। तो ये तो सिंगल पॉइंट है और सिंगल के इस्तेमाल से ही हमें पता चल गया कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सेकंड में कितना दूर है। अगर वो 3 सेकंड में है तो 3 तिये 9 मुरब्बा हो गया और 16 के साथ 9 को ज़रब दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इतने फीट वो दूर है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि टेल अस द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग बॉडी, तो हमने ये किया हुआ है, मैं सिर्फ आपके लिए दोहरा रहा हूं। अगर हमसे पूछे जाए टेल अस द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग बॉडी, अब आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की बात जो थी, अब मैं क्यों नहीं ग्राफिक्स बना रहा, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, मैं आज का लेक्चर इस पर नहीं वेस्ट करना चाहता। तो ये हमने कहा बनाए थे 2 पॉइंट। हमने कहा था कि आप गिरते हुए ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर, अगर मसलन यहां से एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो हम कहते थे किसी एक पॉइंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो उसकी है वो बताओ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है जब तक कि उस नुक्ते का हमें पता ना हो कि वो कहां है? क्यों? क्योंकि हमें एक नुक्ता नहीं बता सकता चेंज इज एवरीथिंग एंड वी वांट टू नो अबाउट द चेंज। तो हमें एक नुक्ता चेंज नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है। चेंज का मतलब ही है 2 नुकात। अच्छा, अगर चेंज का मतलब 2 नुकात है तो हम एक नुक्ते का नाम रखते हैं पॉइंट ए, और वो तो हमें पहले से पता है कि वो नुक्ता है एस ऑफ टी, क्योंकि हमें पता है हमने एक नुक्ता बना रखा है ऊपर एस ऑफ टी की, ये नुक्ता मकानी है। तो फिर दूसरा नुक्ता 2 चाहिए तो हमें एस ऑफ टी से कुछ फासले पर यहां कर लें, थोड़ा सा एक नुक्ता लगाना चाहिए। जो 2 चाहिए तो हम एक फर्ज कर लेते हैं, कुछ जरा से किसी भी फासले पे हमेशा ही फर्ज किया जाता है। तो जब हम फर्ज कर लेते हैं तो एक हाइट खुद ब खुद पैदा हो जाती है एच के नाम से।
क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक बुलंदी है, दोनों के दरमियान एक गैप है, उसको एच कहते हैं। तो ये हाइट जो पैदा हो गई है, इसकी वजह से दूसरे पॉइंट का नाम रखना आसान हो गया है। पॉइंट बी का नाम हम रख देते हैं एस ऑफ टी प्लस एच। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का टाइम आ गया आपका कि आपने क्या करना है। अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी की आम इक्वेशन लिखनी है। ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको हर कोई जानता है, बचपन से हम लिखते आ रहे हैं। आम इक्वेशन लिखनी है, पर इसका उसूल ये है कि वेलोसिटी की इक्वेशन होती है कि आप दो स्पेस के पॉइंट के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैल्यू बताएं। यानी स्पेस के दो पॉइंट चाहिए, पॉइंट जो बड़ा हो उसको पहले लिखना है ताकि निकाल सकें उसमें से। आपसे जब कोई कहे कि 10 में से 8 निकालो, तो तब आप निकाल सकेंगे ना, कि रिजल्ट माइनस में ना आए। तो आप अगर आपसे कोई कहे 8 में से 10 निकालो, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। आपको माइनस में चाहिए नहीं, तो क्यों आप गलत तरीके से लिखते हैं। इसलिए पॉइंट बी पहले लिखें और माइनस करके पॉइंट ए बाद में लिखें। और जब ये दोनों लिख लें तो आप क्या करें कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डाल दें नीचे। यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बटा करने से उसको कहा ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाता है। सो जब आप इसके नीचे टी लिख देंगे, एच लिख देंगे, क्योंकि एच क्या है, जैसे ये चेंज इन स्पेस है ऐसे ही चेंज इन टाइम भी तो चाहिए ना, चेंज इन टाइम, जिसको हम दोबारा लिखे तो हम लिखेंगे कि v इक्वल्स पॉइंट ए को अब मैं पॉइंट बी को अब मैं उसका असल नाम देने लगा हूं, तो v इक्वल्स एस ऑफ टी प्लस एच, और माइनस करना जरूरी है डिफरेंस के लिए। पॉइंट ए का नाम देता हूं एस ऑफ टी। अब आपने समझ लिया होगा कि मैंने वही पॉइंट लिखे हैं जिनको ए और बी के नाम दिए हुए थे। ये दो स्पेस के पॉइंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनके बटे में जैसे ये दो चेंज है, डिफरेंस है बड़े में से छोटे की, ऐसे टाइम का भी तो डिफरेंस है। इस पॉइंट से लेकर नीचे तक पूरा डिफरेंस का नाम ही एच है। टाइम का डिफरेंस जो है वो डेल्टा टी कहलाता है। लेकिन हम डेल्टा टी की बजाय इसको एच लिख रहे हैं, क्योंकि यही डेल्टा टी है ना, जितना फासला वो तय हो गया। ये जो आपके सामने मैंने लिख दिया है, सिर्फ एक स्टेप और तय करने के बाद ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। एक स्टेप क्या रह गया है, आप याद करें कि ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है स्पेस की, इसकी एक और वैल्यू यहाँ मौजूद है। ये वैल्यू याद है कि ये वैल्यू मैंने स्पेस की लिखी है। इसी को मैंने स्पेस का नुक्ता कहा है, नुक्ता ए, और नुक्ता ए की जगह पे मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ उस वैल्यू के साथ जो इसकी अपनी है, यानी जो इस एस ऑफ टी की है। अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ टी की बजाय अब लिखूं v इक्वल्स, आया तो नहीं है, अच्छा, अब मैं लिखूं v इक्वल्स एस, हाँ अच्छा, अब मैं लिखूं v इक्वल्स एस ऑफ टी की बजाय, याद करें आपको एस ऑफ टी की अगर ये वैल्यू है एस ऑफ टी इक्वल्स सी टी स्क्वायर्ड, तो फिर इसका मतलब ये हुआ खुद ब खुद कि एस ऑफ टी प्लस एच की वैल्यू भी ऐसी ही तरीके से बनानी पड़ेगी, सी इंटू टी प्लस एच स्क्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, ये हमने इसकी वैल्यू बना दी है, हमें मालूम है राइट साइड पे पहले से। तो फिर ये थोड़ा सा जो अगला पॉइंट है उसका नाम बदला हुआ है। क्यों? नाम की वजह से फार्मूला बदले, हम समझ रहे हैं कि बदल दिया। नहीं, फार्मूला नहीं बदला। ये जो टी प्लस एच है ना, इसका मतलब है पॉइंट बी। सिंपल, पॉइंट बी। अगर इसका मतलब पॉइंट बी है तो इसका मतलब कि सी टी स्क्वायर वैसे का वैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ क्या हो गया, वो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सिंपल। ओके, अब अगर हमने इसकी वैल्यू लिख दी है पहले, तो दूसरे नंबर पे हमें उसकी वैल्यू सी टी स्क्वायर्ड लिखनी होती है, और इस टोटल को एच के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखें, आपके पास आ गया है, अभी मैं इसको आगे नहीं करूंगा, आपके पास आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। अब ये तो बनाया गैलीलियो ने। सो मेथड, न्यूटन मेथड क्या है कैलकुलस में? अगर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस ये है तो न्यूटन मेथड क्या है? और मैंने कहा कि कोई मेथड कैलकुलस का इस फर्स्ट प्रिंसिपल से बाहर नहीं जा सकता।
एक स्टेप भी नहीं सफर कर सकता अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल ना हो। इस फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डेल्टा, ये चेंज। ये नीचे भी डेल्टा ही समझे, इसको भी समझे ये डेल्टा टी लिखा हुआ है, और ऊपर वाले को समझे ये डेल्टा एस लिखा हुआ है। यानी आप इसको एक बार लिख ही दे तो सबसे बेहतरीन हल होगा कि जो आपका है, आपका जो एस ऑफ टी है इसका इक्वल्स एस ऑफ टी नहीं है, वी है आपका, ये जो इक्वल ये है डेल्टा, सॉरी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। असल ये इक्वेशन है, इसके ऊपर आप और ज्यादा असल खूबसूरत बनाते हैं तो इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर आप वेक्टर डालेंगे। वेक्टर क्यों नहीं डाल रहे हो सर? ऊपर वाली इक्वेशन में भी एस ऑफ टी प्लस एच की जगह पे सी नहीं आता, वी नहीं आता लास्ट? हाँ शायद भूल गया हूँ, ये आता है, बिल्कुल ठीक कह रहे, शुक्र है बता दिया। ये ऐसे आएगा, और ये जो आपने इस्लाह करवाई है वो यही है कि यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है, ये असल में मैं ये गलती से नहीं लिखा, सॉरी मैं बताता हूँ, एक पॉइंट मिस किया है। मैं ये कर रहा था कि ऊपर वाला जब लिख दिया ना तो अब नीचे वाले की सामने की वैल्यू लिखने लगा था, उसके नीचे बट्टा मैंने यही डाल दिया, अगली क्वेश्चन में डालना था। सामने की वैल्यू क्या लिख रहा था कि सी इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर, ये सामने वैल्यू थी, देखें इसके सामने ये थी तो पॉइंट बी के सामने उसकी ऐसी बनानी पड़ेगी। सो मैं ये कर रहा था, जब मैंने क्या किया कि उसके नीचे टी डाल दिया, हालांकि टी डालने के लिए इधर वी लिखना जरूरी है, वी का वेक्टर, और इक्वल करके फिर हम वो डिफरेंस जो डेल्टा एस और डेल्टा टी का ऊपर लिख चुके हैं वो दोबारा, कि इसमें अब इसकी वैल्यू सी इंटू टी प्लस एच होल स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर, और सारे को एच के साथ डिवाइड कर दें। डेल्टा टी या एच एक ही चीज है। ये प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसके ऊपर मैं लिखता हूं ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। ये हमने पहले किया हुआ है आपकी क्लास में मेरे साथ ही, हमने आज ही नहीं करना था, आज हम न्यूटन्स मेथड करने वाले हैं। ओके, ये मैंने दोहराया है सर इसे ए बी एनेशियो मेथड भी कहते हैं ना सर? जी सर इसे ए बी एनेशियो मेथड भी कहते हैं ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। अब टाइम आ गया है कि हम बात करें कि आज हमने क्यों क्लास का नाम रखा है न्यूटन्स मेथड। तो तैयार हो जाएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है न्यूटन मेथड। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब्ड माइनस 4x स्क्वायर्ड प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अब मैं न्यूटोनियन मेथड कर रहा हूं डायरेक्ट, कि न्यूटन ने जो मेथड किया वो क्या, आगे जाके जिक्र आएगा कि न्यूटन ने इसमें क्या किया। ये तो पुरानी चीज है ना, ये तो मुसलमानों को भी आती थी, अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात हो रही। याद होगा आपको हमने वो भी की थी पास्कल ट्राइंगल, तो उसमें भी कोएफिशिएंट्स इन्हीं के थे ना, बाइनोमियल्स के, जो लेफ्ट साइड पे ऐसे एक्सपेंड होती है जैसे ये हुआ पड़ा है, एनी राइट साइड पे। एनीवेज आगे बढ़े। अब जो कैलकुलस है उसमें जो लोग इस वक्त मैथ के नहीं है मेरी बात कान खोल कर सुने, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये असल में वाई का दूसरा नाम है पूरे कैलकुलस में। यानी ये y का दूसरा नाम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे कोई कहे कि f ऑफ x की वैल्यू बताओ, तो वो आपसे ये कह रहा है कि ग्राफ पर y की वैल्यू बताओ। पूरे कैलकुलस में कोई इसका और मीनिंग नहीं है। चले मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप यहां आ जाएं आपकी जियोजेब्रा में, तो जियोजेब्रा में आप देखें कि आप एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब्ड माइनस 4x स्क्वायर्ड, सॉरी x स्क्वायर्ड
प्लस 1। अब आप देखें कि इसमें ग्राफ है, एक नीचे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पे राइट साइड पे इस ग्राफ में आपको नजर आएंगी अभी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, और वाई एक्सिस की वैल्यू आपको अप और डाउन होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो वाई होता है। तो जो मैंने यहाँ दावा किया है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा वाई होता है, वो मैं साबित करने जा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूटोनियन कैलकुलस की, तब आपको समझ आएगी। पॉइंट ये है कि हम अगर जानना चाहते हैं कि इसका रूट पहला या दूसरा क्या है, आप ये कैलकुलस वाले लोग जानते हैं, लेकिन आप इस बात छोड़ के जो देखें कि अगर हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें दो वैल्यूज के साथ, कि एक बार अगर हम इसको x को इक्वल 0 समझ के सॉल्व करें इसी इक्वेशन को जो ऊपर दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरी बार हम x को 1 समझ के अगर सॉल्व करें, तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा आप इस पे नजर रखिएगा, फिर इस ग्राफ पे जाके देखिएगा कि क्या एफ ऑफ एक्स वाकई वाई होता है या नहीं। चले पहले इसको x के लिए सॉल्व करें, 0 के लिए फिर 1 के लिए, तो जवाब तो y का आना चाहिए ना हमारे पास। ये क्योंकि सॉल्व हमने करना है तो इधर वैल्यू डाल देनी है 0 या 1। पहले हम 0 की डालते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स मानी फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ 0 बन गया है, क्योंकि ऊपर देखें एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, तो अगर अब ये एफ ऑफ 1 आएगा जी, इसका आंसर 1 होगा, +1। हाँ शाबाश, इसका आंसर 1 है। तो अगर एफ ऑफ 0 उसकी वैल्यू है, तो क्या हम इसको यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 और क्यूब्ड माइनस, फिर हम लिखेंगे 4 और 0 और स्क्वायर्ड, फिर हम लिखेंगे +1। अब अगर आप इसको जैसे फरहान ने बताया कैलकुलेट करें, तो ये क्या निकलेगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकलेगी 1। क्यों, क्योंकि ये 0 0 हो गया, क्यूब भी हो तब भी, ये 0 0 हो गया क्योंकि 4 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे +1 ही बच जाता है, लिहाजा 1 जवाब आएगा। ओके, अब +1 इसका जवाब आ गया। अब दूसरी वैल्यू हमने लेनी है जिसमें हमने x को समझ लिया है कि ये 1 है, तो दूसरी वैल्यू हम लेना चाहते हैं जिसमें हमने समझ लिया कि x 1 है, तो हम करेंगे f ऑफ 1। अब और इस बार क्या करेंगे, इस बार हम x क्यूब -2 आएगा जवाब, शाबाश। इस बार हम x क्यूब की जगह पे यहाँ 0 क्यूब की जगह पे यहाँ पे 1 क्यूब लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे -4 और 1 स्क्वायर्ड, और फिर हम +1 कर देंगे। अब जैसा कि फरहान ने बताया कि इसका जवाब -2 है, वो इस तरह से कि ये एक जो है ये एक ही रहेगा, चाहे क्यूब्ड है तब भी, लेकिन ये 4 जो है ये बन जाएगा, ये एक तो अपने स्क्वायर के साथ ज़रब खा के भी एक ही रहेगा, तो ये 4 जो है ये 1 -4 बच जाएगा, तो ये एक रहा प्लस का, ये -4 आ गया और ये +1 आ गया। अगर दोबारा से हम इसको लिख दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा जो बंदे मैथ के लिए, उनके लिए, कि हम क्या करते हैं, इसको 1, इसको -4, इसको +1। जब हम अब सॉल्व करें तो -4 में से +1 निकले तो -3 बच जाता है, और -3 में से +1 निकले तो -2 बच जाता है। एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक, ये अभी शुरू हुई है सर, तो पौना घंटा लगेगा। जी सर, चलें। अच्छा, अब देखें इसका एफ ऑफ 1 का जवाब क्या निकला हमारे पास, -2। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये न्यूटन का मेथड क्यों कहलाता है, बिकॉज न्यूटन, अब आपने तो वजह समझ लेनी है कि न्यूटन का मेथड ये क्यों कहलाता है, बिकॉज न्यूटन was trying to approximate zeros। जब हम कहते हैं ना कि हमने पीछे ये पूरा किया गैलीलियो का, तो
तो जब हम कहते हैं ना कि इसको सॉल्व करो आगे जाके फर्स्ट प्रिंसिपल को, तो फर्स्ट प्रिंसिपल आगे जाके कैसे सॉल्व होता है, जवाब आता है आपका v इक्वल्स 2ct। ओके, अच्छा, जब जवाब 2ct आ जाता है तो ये पूरे का पूरा एक कांस्टेंट बन जाता है, सिवाय इस t के कि t वेरिएबल चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। ये बात मैंने यहाँ क्यों की, क्योंकि जवाब ऐसा नहीं आता, जवाब असल में आता है 2ct प्लस ch। अच्छा, तो फिर सर आप छुपा क्यों गए, आपने यूं क्यों बताया कि जवाब आ जाता है 2ct? बताओ फरहान, क्यों मैं छुपा गया बाद वाले ch को जो फिर शो किया? क्योंकि सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मैं समझा नहीं हूँ थोड़ा। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ, या किसी और के ज़हन में या खुरम वगैरह के तो बोल दें। सॉरी सर, नहीं समझ आई। मैं ये कह रहा हूं कि फिर से सुने सवाल, फिर मैं आपसे करूंगा कि जब हम सॉल्व करते हैं इसको, अगर आप इसको सॉल्व करें ना, चले जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके एक सेकंड में दिखाता हूं कि अगर आप करें सॉल्व कि v जो आपका है इक्वल है c, अब जो अंदर आपके p प्लस एच होल स्क्वायर्ड है ना, ये तो बाइनोमियल है ना, ये तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो आप c को रख के अंदर इसको एक्सपेंड कर दें, t स्क्वायर्ड प्लस 2ph प्लस एच स्क्वायर्ड। ओके, और फिर इसको बंद करके माइनस बार ct स्क्वायर्ड वैसे ही लिख दें, और बटे में तो h है। ओके, इसलिए बटे के लिए टेंशन नहीं है। आगे देखें, एक स्टेप और होगा कि v आपका मालूम किया जा रहा है और c इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ct स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2cth हो जाएगा प्लस 2ch प्लस ch स्क्वायर हो जाएगा माइनस ct स्क्वायर हो जाएगा, और सारे को h के साथ आप डिवाइड कर देंगे। ओके, अब एक स्टेप और बढ़े तो क्या निकलेगा नतीजा, ये ct कट जाएगा जी, सब कुछ कट जाएगा, 2ct प्लस ch कट जाएगा, ये ct कट जाएगा, ये h कट जाएगा, ये h एक रह जाएगा अकेला, ये h कट जाएगा। तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 2c। हाँ जी, यही मैं कह रहा था उस वक्त कि आपके पास जवाब आएगा कि ये v का वेक्टर है और आपका जवाब आया 2ct। फिर मैंने कहा ये आपका जवाब होता है, और मैंने थोड़ी सी छुपा ली बात, मैंने कहा ये आपका जवाब होता है। फिर मैंने कहा असल में ये जवाब नहीं होता, जवाब आपका होता है प्लस ch। फिर मैंने कहा कि लेकिन लिखा यही जवाब जाता है जो मैंने पहले लिखा। अब मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है, कौन बताएगा? यानी जवाब हमारा यही है, मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी के फार्मूला जो है गिरते हुए ऑब्जेक्ट का वो 2ct है, 6ct की जगह 16 लिखे, t की जगह टाइम लिखे, 2 के साथ ज़रब दे, हमेशा सही जवाब आएगा वेलोसिटी का गिरते हुए ऑब्जेक्ट की। तो ये ch क्यों अब नहीं लिखा गया, जब कर लेते हैं साइंसदान इस तरह हल, तो लिखते वक्त इस तरह क्यों लिखते हैं, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं? सर ये इसका कैलकुलस के साथ नहीं है, क्योंकि कैलकुलस में जब वो इंटीग्रेशन इग्नोरेबल वैल्यू कांस्टेंट आता है, इग्नोरेबल वैल्यू है। अब जवाब आपका दुरुस्त आ गया, यही मैं पूछना चाह रहा था कि देखे ना कि ये इग्नोरेबल वैल्यू हो जाती है, क्योंकि जब हम 2ct को प्लस करते हैं और c भी रहने दें, फिर भी आप इग्नोरेबल वैल्यू से नहीं बच सकते। टाइम्स h को आप करते हैं 0.000000000000006। अब ये इग्नोरेबल है, इतना बारीक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि इसको जीरो ही समझा जाए। अब अगर ये जीरो यहां समझा जाएगा तो ऑटोमेटिकली c ज़रब खा के जीरो बन जाएगा, तो पीछे 2ct बच जाता है। एग्जैक्टली मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि वापस आए, न्यूटन वाज ट्राइंग टू अप्रोक्सीमेट जीरोस। अब ये जो इस जीरो को अप्रोक्सीमेट किया, ये किया है, इस जीरो को अप्रोक्सीमेट किया है, ये किया है गैलीलियो ने, और ये कारामद है सिर्फ गिरते हुए ऑब्जेक्ट के लिए। न्यूटन वाज डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट कि उसके बाद हर किसी चीज के लिए जीरोस की वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच न्यूटन डिड एक्चुअली, कि मैं यहां से तस्वीर ले लूं।
ये वहां ले आता हूं मैं तस्वीर इसकी, नहीं इसको ना छेड़ो ना, ये स्नैपशॉट। हाँ एक चीज रह गई, मैंने आपको साबित तो किया नहीं कि वाई पे कैसे, जी जी, ये आप ले गए। तो यहाँ वापस आया हूं तो याद आया। तो ये जब फरहान ने हल किया एफ ऑफ 0 को 1 पे और एफ ऑफ 1 को -2 पे, तो आइए हम ग्राफ पे जाके चेक करते हैं इनको। यानी हम अगर समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाकई वाई है, तो क्या वाई की वैल्यू 1 पे हम जाकर देखें, और y की वैल्यू अगर हम समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स y है, तो फिर y की वैल्यू -2 पर जाकर देखें, क्योंकि ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू, जाकर देखें तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं ताकि हम लगा सकें। ये देखें y की वैल्यू 1 पर, ये 1 पर है, और ये देखें y की वैल्यू -2 पर, ये दोनों y की वैल्यूज हैं, -2 पर और 1 पर। अब इसमें आपने x की वैल्यू क्या ली थी, जब आपने x की वैल्यू ली थी 0, याद है ना, तब आई थी y की वैल्यू सिर्फ 1। दोबारा पीछे चले जाएं देख लें, जब आपने ली थी x की वैल्यू 0, फिर उसको किया y के लिए सॉल्व, जवाब आया y की वैल्यू 1। तो देखते हैं क्या x की वैल्यू यहाँ 0 है। ये जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 1। ओके, दूसरी बार आपने कहा था x की वैल्यू लेते हैं 1, तो y की वैल्यू आएगी -2। अच्छा, हम जाके देखते हैं, x की वैल्यू ये हो गई 1 और y की वैल्यू ये देखें हो गई -2। आई समझ के नहीं कि एफ ऑफ एक्स हमेशा y ही होता है। ओके, अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं ताकि मैं इसकी कॉपी को आगे न्यूटन के मेथड में आपको इस्तेमाल करके दिखा सकूं। बल्कि यहाँ पे ना ये और तरह का है, हम अपना न्यूटन के इसके लिए यहाँ बनाते हैं ग्राफ जल्दी से, कि हमारे पास ये ड्राइंग है, ड्राइंग बोर्ड, और इसमें ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, और इस पर ये एक ग्राफ है, ऐसा समझ लें। ये फंक्शन है एक, इसको लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी और कैलकुलस की दूसरी फॉर्म्स में भी, बट हमें तो टाइम बचाना है। ये एक फंक्शन है। अब आपसे किसी ने कहा कि इसके कितने रूट्स हैं, तो आप में से कैलकुलस के लोग बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि कितने रूट्स हैं इस फंक्शन के? कोई है कैलकुलस किसी के ज़हन में? सर तीन रूट्स हैं। तीन नहीं, एक ये, एक ये, 3 रूट्स हैं। ओके, 3 है। अब आप इस पहले रूट को समझना चाहते हैं हम कि इसका मालूम करें कहाँ है, तो हमें मालूम करने के लिए कैलकुलस में आना पड़ेगा गैलीलियो वाले फर्स्ट प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए, डेल्टा चेंज, यानी डेल्टा टी की तरह से एच कर दिया था ना उसे, ऐसे डेल्टा के साथ यानी चेंज के साथ हमें आना पड़ेगा पीछे से चलकर। अगर हमारा ये वाला खत एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाली लाइन अगर हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहां से एक फर्जी एक्स शुरू करें तो उसको हम नाम देते हैं x1 का, क्योंकि ये फर्जी है और हमने इससे शुरू किया, बिस्मिल्लाह, जाना हमने यहां पर है। तो अगर हम उसको यहां से शुरू कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि एक हम डॉट्स के जरिए सीधा खत लगाते हैं ऊपर तक जो हमारे फंक्शन को टच करे। तो हम इस लंबाई को क्या कहेंगे कि ये लंबाई y की ऊपर है, यानी ये लंबाई y पर है। आप इसको y कह लें वक्ती तौर पे तब भी ठीक है, और चूंकि अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि y की बजाय इसको f ऑफ x कहना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई है ये हो गई f ऑफ x। अब अगर ये f ऑफ x है, f ऑफ x है, तो ये एग्जैक्टली y है, यानी ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट जो दोनों मैंने डाली हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही चीज है। सो f ऑफ x तो हो गया ये। ओके, अब ये जो हमारी ट्रायंगल बन रही है इसमें एक
इस कर्व का टेंजेंट जो यहाँ पे छूता हुआ, यहाँ पे मैं बनाता ही सीधी लाइन से होता है कि कोई गड़बड़ी ना हो, जो यहां से छूता हुआ निकलेगा तो हम देखेंगे कि छूता हुआ जा रहा है, तो लाजमी बात है कि वो उस नुक्ते के नजदीक जाकर गिरेगा जो हमें मालूम करना है कि रूट क्या है। तो अगर हम उस नुक्ते के नजदीक जाकर, मैं जरा फासले पे छोड़ने लगा हूं ताकि नजर आए आपको, उसके नजदीक जाकर अगर ये गिरेगा, महज इसलिए वहां जाके गिरेगा क्योंकि ये ऑलरेडी टेंजेंट है टू दैट कर्व। तो जो ही उसको छू के गुजरेगा, टेंजेंट तो आप समझते ही होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली स्लोप बन जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली स्लोप बन गया और एक नया पॉइंट जाकर इसने क्रिएट किया यहाँ पर, जो अभी तक फंक्शन के ऊपर नहीं है और फ्री है, तो उस नए पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये x2 है। अब x1 और x2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इजीली कह सकते हैं कि ये डेल्टा x है। क्यों? x में जो चेंज आई, तो ये डेल्टा x है। अब ये f ऑफ x हो गया और ये डेल्टा x हो गया, नीचे वाला डेल्टा x हो गया और साइड वाला इसी ट्राइंगल का f ऑफ x हो गया। नाम मिल गए हमारी ट्राइंगल को। अब पीछे रह गया हमारे पास टेंजेंट आने वाली वो स्लोप जो गिरी थी नुक्ते के नजदीक जाकर। इसका नाम क्या है? किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, यानी ये अगर आप फर्ज करें कि आप इस जियोजेब्रा में आए और इस जियोजेब्रा में आप इसके साथ एक लगाएं परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट, सिलेक्ट पॉइंट और लाइन देन सर्कल। चले ये इसके साथ टेंजेंट बनाते हैं। ये देखिए, अब टेंजेंट का उसूल है कि वो एक जगह छुएगा। अगर आप इसको नजदीक कर दें तो ये नहीं छू रहा, सारा नहीं छू रहा, और नजदीक करें तो आखिर में आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक जगह से छू रहा है। टेंजेंट का मतलब यही होता है। इसीलिए तो फरमाट ने कहा था, जो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, कि मैक्सा और मिना यानी मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएंगे वाई एक्सिस के, यानी ऐसे आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम है और ये नीचे होगा मिनिमम, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी स्लोप जो है वो नहीं बन सकती, क्योंकि ये मैक्सिमम पे है मिनिमम पे, तो जिसकी स्लोप बनती है वो टच कर रहा होता है। इसलिए वापस आए और इस बात से परेशान ना हो कि जब टेंजेंट ने उसको छुआ तो ये तीसरी लाइन बनी जो हमारा वो बन गई है, हाइपोटेन्यूज बन गई है इस ट्राइंगल का। लेकिन हम यहाँ पे पाइथागोरियन यूज करने नहीं जा रहे, हम कैलकुलस में बैठे हुए हैं। सो बेशक वो हाइपोटेन्यूज बन गई है, हमें उसके एज हाइपोटेन्यूज जरूरत ही नहीं है। तो हम ये जानने आए थे यहाँ पे जियोजेब्रा में कि ये जो पॉइंट है ये डेरिवेटिव होता है, कोई सा भी पॉइंट। ये पॉइंट भी डेरिवेटिव है, ये पॉइंट भी डेरिवेटिव है, जो कर्व के ऊपर पॉइंट लग गया वो डेरिवेटिव है। अच्छा, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लग गया वो डेरिवेटिव है, तो फिर कर्व के पॉइंट को ये जो छू रही है लाइन, उस पॉइंट को, ये लाइन और क्या है मां सिवाय इसके कि इसने जस्ट इस पॉइंट को छुआ और किसी चीज को नहीं छुआ। तो इसके सिवा और ये लाइन क्या है कि ये लाइन सिर्फ यही पॉइंट है। यस, तो इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट अगर डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, तो ये लाइन भी फंक्शन का डेरिवेटिव है। और अगर ये डेरिवेटिव है तो इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है, यानी डेरिवेटिव को लिखा जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव होता है, इसको dt dx और dt भी लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो है f प्राइम ऑफ x, जो हमारी बेस है वो है f ऑफ x, सॉरी वो है डेल्टा x, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, परप है, वो है f ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे आपको याद होगा, अगर आपको पिछली क्लास से याद है, क्योंकि हम हर चीज को तो कवर नहीं कर रहे और ना ही कर सकते हैं, कि स्लोप का जो फार्मूला है वो सिंपल स्लोप, क्योंकि खुद एक डेरिवेटिव है, ये स्लोप है ना, ये स्लोप है ना, ये इधर से जो गिरी है ये वाली, तो ये स्लोप है। हाँ, तो ये स्लोप का फार्मूला है वो बड़ा सिंपल होता है, हमें 9th में पढ़ाया गया है। क्या होता है भला, कोई बोलेगा? y over x
राइज आप पुराना बोलिए, आप 8वीं जमात वाला डेल्टा बोले। वाई और डेल्टा एक्स। नहीं यार, पुराना रन राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन, ठीक है जी। ये होता है स्लोप का फार्मूला, राइज ओवर रन। अब अगर ये राइज ओवर रन है तो जरा यहाँ पे गौर करें कि ये हमारा राइज है, ये हमारा रन है, और ये हमारी स्लोप है। क्योंकि हमारी स्लोप जो है वो ये है, ये एफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसलिए वो हमारी स्लोप है। क्योंकि हर हाइपोटेन्यूज एक्चुअली स्लोप ही होता है। ये स्लोप का बदला हुआ नाम, हाइपोटेन्यूज का बदला हुआ नाम यहाँ पे स्लोप है। ओके, तो जो स्लोप है ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज के सामने राइज एंड रन ही लिखा जाता है उस फार्मूले में भी, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ओके, तो अब हम इनको क्या यहाँ इसमें डाल सकते हैं? यस, हम डाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, स्लोप को तो स्लोप लिख दें वक्ती तौर पे, फिलहाल उस पर एफ ऑफ एक्स ना लिखें, और उसके सामने आप बराबर है करके ये जो राइज है पहले ये लिख दें, ये आपका है एफ ऑफ एक्स, और ये जो आपका रन है ये लिखते हैं चेंज, यानी आपका डेल्टा एक्स। एंटर। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर दें डेल्टा एक्स को परली तरफ और स्लोप को नीचे, तो ये बनेगा कि आपका डेल्टा एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स ओवर स्लोप। ओके, अब स्लोप तो डेरिवेटिव को कहते हैं, यानी स्लोप ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो इसलिए आखिरी शक्ल में लिखें इसे कि डेल्टा x equals f of x over f prime of x। ये करने के बाद, ये मालूम करने के बाद न्यूटन ने एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया। उसने कहा लो जी, अब मैंने कैलकुलस का एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है, जो मेथड ऑफ एग्जॉस्शन के जरिए यूडॉक्सस नहीं कर सका, जो आर्किमिडीज नहीं कर सका, जो फर्माट नहीं कर सका, जो गैलीलियो नहीं कर सका, वो मैंने कर लिया है। उसने कहा फार्मूला सिंपल है। उसने पहले मैं फार्मूला आपको बता दूं, फिर बताता हूं कि वो आसान है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लिखाई से नहीं डर जाना आपने। फार्मूला उसने कहा कि x सब n प्लस 1 माइनस इक्वल्स x सब n माइनस, यह वो उसका फार्मूला है, f of x सब n डिवाइडेड बाई f प्राइम ऑफ, ये वही चीज ऊपर मैं करता आ रहा हूं, f प्राइम ऑफ सब n x सब n। और ये फार्मूला क्या है? ये है न्यूटन्स मेथड। बड़ी देर लगी, हमारी क्लास के खत्म होने का टाइम भी हुआ, अभी तो नहीं है खैर खत्म होने का टाइम, लेकिन बड़ी देर लगी और हम तब जाके पहुंचे जिसके लिए क्लास का उन्वान बनाया गया था, न्यूटन मेथड। तो आज के बाद आपने ये भूलना नहीं है कि ये है न्यूटन मेथड। मैंने कर दिया इसको रेड। अब जाके आगे बढ़ें। ये फार्मूला क्या कह रहा है? ये फार्मूला कह रहा है, न्यूटन कह रहा है कि अगर आप मेरा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो आपका कैलकुलस आसान हो गया है और आप जीरो की अप्रोक्सीमेशन सेकंडों में कर सकते हैं, बजाय उस पुराने दौर की परेशानी के और एग्जॉस्ट होने के। कैसे? अगर फर्ज करें कि ये n जो है इसकी वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, तो n अगर 1 है तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? x सब 1, वक्ती तौर पे यही रुके रहें, x सब 1 प्लस 1 और आगे इक्वल्स x सब 1 माइनस f, हाँ n है, ठीक है, ओके। आगे f प्राइम ऑफ x सब 1। अगर आप यूं कर दें तो क्या निकलेगा? अगली इक्वेशन में फौरन आपको नजर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? x ऑफ 2, x सब 2 यानी x2 सिंपल, x2 इक्वल्स x सब 1 माइनस f ऑफ x सब 1 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x सब 1। आपके पास क्या आ गया है जी? जरा गौर से देखें।
आपका x2 कहाँ पे है तस्वीर में? ये आपका पॉइंट x2 है, छोटा, ये x2 है। आपका x1 ये है। आप नजदीक जाना चाहते हैं इसके, जो रूट है। तरीका आपने अब यही इख्तियार करना, छोड़ना नहीं है। हम यूं करते हैं कि हमने कुछ देर पहले एक तजर्बा किया था, फरहान ने और मैंने, कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है x क्यूब्ड के माइनस 4x स्क्वायर्ड के प्लस 1 के। ये हमें कह दिया गया था शुरू में। अच्छा, हमने इनमें 0 डाला और हमने इनमें 1 डाला, और आपको याद है क्या जवाब आया था? जवाब आया था f ऑफ x के लिए, मैं पूरा नहीं लिखने लगा, सिर्फ f ऑफ x के लिए जवाब आया था, f ऑफ 0 के लिए जवाब आया था 1, और f ऑफ 1 के लिए जवाब -2। अच्छा, -2। जरा ग्राफ पे जाके गौर करें, ये 1 और ये -2 जो हैं, ये कहाँ वाक़ है? पहले भी हमने आके देखे, अब और मिशन के तहत देखते हैं। जरा मैं इसको एक बार साफ कर लूं, न्यू फाइल, डोंट सेव, और f ऑफ x एंड इक्वल्स x क्यूब्ड और प्लस -4x स्क्वायर्ड और प्लस 1। ये हमारा ग्राफ है। ओके, इसमें जरा देखें गौर से कि आपने अभी अभी जो चीज देखी, ये है 1 और ये है -2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों? वी आर फाइंडिंग द 0, अप्रोचिंग 0, क्योंकि हमें वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द 0। हमेशा हर कैलकुलस वाले को 0 तक पहुंचना होता है। जैसे आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी दोहराया है, गैलीलियो 0 तक पहुंचने की कोशिश करते करते CH को उड़ा देता है, तो CH उड़ा, 0 हुआ। हमें भी वो CH, हमें भी यहाँ कुछ उड़ाना है 0 तक पहुंचने, अप्रोचिंग 0, ये हमारी अटेम्प्ट है। ओके, अगर हमने ये 0 ढूंढना है, किसके लिए? y के लिए, क्योंकि ये मैं शोर मचा चुका हूं कि f ऑफ x नाम है y का। अगर y के लिए हमें 0 वैल्यू चाहिए, तो फिर जरा देखें कि यहाँ y की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू -2 जो है, ये y की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू जो -2 है, कहाँ? अच्छा, ये यानी वो 0 और 1 के दरमियान में होगा 0 fx। हाँ, ये बात, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि यानी इसके हमने देखना है कि fx 0 कहाँ पे होगा, वो इन दोनों के दरमियान में होगा, 1 और -2 के। 1 और -2 के दरमियान में होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो एक हमारे पास x एक्सिस पर लगे हुए होते हैं नंबर, दरमियान में 0, राइट साइड पे प्लस के, लेफ्ट साइड पे माइनस के, उसमें अगर आप देखें कि रियल नंबर की लाइन कहलाती है, उसमें अगर आप यहाँ देखें कि ये जो x की वैल्यू 1 हुई तो ये जगह थी, और यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये जो y की वैल्यू जब 1 हुई तो वो ये जगह थी। जी हाँ, कहें इसी तरह यानी कि से सर हम ये कह सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली है तो स्लोप ही है, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेकिन डेरिवेटिव जो चेंज है वो इनफिनिटेसिमल चेंज है, तो हमने देखने को बिल्कुल छोटा सा चेंज कितना, मतलब 0 के करीब तरीन होगा। इतना 0 के करीब ले जाना है कि उसको फिर आखिर में उड़ा देना है, हमने खुद उसको मिटा देना, लिखना ही नहीं है। जैसे आज की मिसाल में CH का मैंने कहा, अच्छा ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, और ये 0 हो गया x का, और ये 1 हो गया x का। अब कहाँ पे? यहाँ -2 के और 1 के दरमियान कहीं पर यहाँ पे 0 जो है ना, इसको मिलेगा y का। ये y का 0 कहाँ है? यहाँ पे ये सारी y 0 है ना यहाँ पे, तो y का 0 चाहिए ना, ये y का 0 चाहिए। तो क्या वैल्यू x की दी जाए कि y का 0 मिले? वैल्यू x की हमने 1 दी थी, नहीं 0 मिला, ये मिला। वैल्यू x की हमने 0 दी थी तो ये मिला, x की हमने वैल्यू 1 दी थी तो ये मिला y की वैल्यू। हमें y यहाँ पीछे चाहिए, यहाँ हमें y यहाँ चाहिए, यहाँ ये इनके बीच की कोई वैल्यू 0.5 लेके चेक करें। माय जीनियस, मेरा जीनियस फरहान बोला बिल्कुल ठीक। ये किया न्यूटन ने फर्स्ट टाइम। न्यूटन से पहले कोई जरूरत नहीं करता था कि हम
उसको पास्कल की ट्रायंगल को छेड़ें, क्योंकि पास्कल की ट्रायंगल छिड़ जाती है ना अगर आप 0.5 कर दें तो कोई नहीं चाहता था कि हम पास्कल की ट्रायंगल को छेड़ें। अब यहाँ देख, यहाँ पे 0.5 करने का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान भी डिजिट्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी इससे पीछे गया, सॉरी यहाँ तो हो गया ना 1.05, यहाँ पे भी 1.5, लेकिन ये और पीछे गया, ये 0 और 1 करना पड़ेगा ताकि 0 और 1 से ये एक वजूद में आए। याद है ना आपको पास्कल ट्रायंगल? तो जब ये एक वजूद में आए तो यहाँ सेंटर में है 0.5। पास्कल ट्रायंगल को उल्टा दिया न्यूटन ने, मामूली काम है। आपको याद है पास्कल ट्रायंगल वाली बात सारी कि मैं ऐसे यहाँ पे लिख दिया खामखा? किसी को नहीं याद? सर आपके लिखने से कुछ कुछ याद आ गया। पास्कल ट्रायंगल बनाई थी आपने के साइडों पे एक एक डालें, फिर ऊपर वाला यहाँ पे 2 डालें, फिर ये और ये आपस में जमा करके यहाँ 3 डालें, फिर ये और ये आपस में जमा करके यहाँ 3 डालें, फिर ये और ये आपस में जमा करके यहाँ 4 डालें, ये एक ही रहेगा। फिर ये 3 और 3 जमा करके 6 डालें, फिर 3 और 1 जमा करके 4 डालें। ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं, यानी जब आप बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है a² + 2ab + b²। ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 1। ये आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब आप कहते हैं a + b³ तो उस वक्त क्या आता है? उस वक्त आता है 1 3 3 1। फिर उसके बाद आप, यानी आपका आता है a³ + 3ab a² b + 3ab² + b³। अब ये कोएफिशिएंट 1 है, ये कोएफिशिएंट 3 है, ये कोएफिशिएंट 3 है और ये कोएफिशिएंट 1 है, ये आता है। फिर आगे जब आप उसको a + b होल्स का 4 करते हैं तो ये आ जाती है आपके पास, यानी पास्कल ट्रायंगल बनती चली जाती है, चाहे आप बाइनोमियल को जहां तक हजारों तक खोल लें। तो सिंपल सी बात यहाँ पीछे जाहिर हो रही है जो न्यूटन ने करके दिखाई, और वो जादूगर था न्यूटन। उसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में इतना बड़ा बगावत की। क्यों? कोई पास्कल ट्रायंगल में 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 और 6, कोई इससे पीछे ऊपर जाने का तस्वर नहीं कर सकता था इन साइडों पर। ये तो ट्रायंगल है बनाई, कोई इन साइडों पे जाने का तस्वर नहीं कर सकता था। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने कहा कि उसूल आप लोगों ने बनाया हुआ है कि ये 1 और ये 1 मिलकर 2 बना रहे हैं। आपने उसूल बनाया हुआ है, न्यूटन ने कहा है कि ये 1 और ये 2 मिलकर 3 बना रहे हैं। तो आपने उसूल बनाया कि जो ऊपर वाले 2 है ना वो नीचे वाला हिस्सा बना रहे हैं। तो मेरा ये 1 जो है ना, ये ऊपर वाले 2 कौन से वजूद में आ रहा है? 0 और 1 से। उसने कहा ये मेरा 0 और 1 से वजूद में आ रहा है, इसलिए ये 1 कहलाता है। तो इनके दरमियान जो है आपको 0.5 कोएफिशिएंट्स के तौर पे लेना होगा। अब हमें कोएफिशिएंट्स की यहाँ पे ऊपर जहां हम उस वक्त चल रहे थे बाद में, यहाँ पे कि हमें जो फरहान ने बताया कि 0.5 बीच में लेना होगा हमें कुछ। अगर हम उसके बीच में कुछ लेंगे यानी 1 और -2 के, तो तब जाके मसला हल होगा। ओके, तो अब न्यूटन ने फिर इसका इस्तेमाल कैसे किया? न्यूटन ने कहा यूं करते हैं कि 0.5 को ही ट्राई करते हैं। उसने कहा जी हमारा बेसिक फार्मूला तो है, बेसिक इक्वेशन तो हमें दी गई है एज अ प्रॉब्लम कि f ऑफ x जो है वो आपका इक्वल है x³ के और -4x² के और +1 के। उसने कहा कि अब आप 0.5 का मालूम करके दिखाएं कि अगर वैल्यू 0.5 हो x की कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आप उसको कैसे हल करेंगे? जवाब यह है कि हमारे पास जो इक्वेशन आज हमने निकाली न्यूटन के हवाले से वो क्या है? वो है x⁴ यानी x2 इक्वल्स x1 माइनस f ऑफ x ओवर f प्राइम ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन है जो न्यूटन ने कहा कि ये यूज करो
तो आप सारे जीरो के करीब पहुंच जाओगे। ओके, हम इसको यूज करके देखते हैं। हमें कहा गया है कि आपके पास x1 की वैल्यू 0.5 है, x2 की हम मालूम करना चाहते हैं, तो x की नहीं x1 की, उस वक्त जो मैंने x कहा है वो x की वैल्यू नहीं, x को तो टोटल दिया हुआ है ना बेस। ओके, अब जो x2 हमें मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास x1 की वैल्यू है 0.5। ओके, माइनस, अब f ऑफ x में ये भी x, यहाँ पे याद है फार्मूले में हमने सब n लिखा था, तो ये भी 1 है, मुझसे लिखना भूल गया सिर्फ, और ये भी 1 आएगा क्योंकि हमने सब n यहाँ लिखा था। अगर आपको मैं दिखा दूं तो आपको याद आ जाएगा कि ये देखें, ये मैं वहां लिखना सिर्फ भूल गया हूँ, x सब n। तो यहाँ पे आप करेंगे कि अब जो x सब n है तो यहाँ पे अब x सब 1 आएगा, तो x सब 1 की वैल्यू तो है 0.5। ओके, और f प्राइम में भी x सब 1 की वैल्यू तो है 0.5। अब आप देखें कि आपके पास क्या आ गया, f ऑफ 0.5 और f प्राइम ऑफ 0.5 क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या होता है? अगर आप याद करें कि आपने यहाँ पे इसको पुल करना है, किसकी इसकी वैल्यू x2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको f ऑफ x और f प्राइम ऑफ x को 0.5 के वैल्यू में लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी सामने रखेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसको मैं कलर बदल के वाजे कर दूं कि ये f ऑफ x की ही फॉर्म है, तो फिर हमें यहाँ पे वैल्यूज डालनी पड़ेंगी ऊपर वाला f ऑफ x मालूम करने के लिए। कौन सी हमें डालनी पड़ेंगी? f ऑफ 0.5 मालूम करने के लिए 0.5 क्यूब्ड माइनस 4 0.5 स्क्वायर्ड प्लस 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, सारी क्वेश्चन हल नहीं होगी, याद रखें, सिर्फ एक वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने से। अब हम कैलकुलेटर के पास चले जाते हैं। हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे खुला है। सबसे पहले हमारे पास 0.5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब हो गया ये, फिर हमने उसको माइनस करना है 4 इंटू 0.5 के स्क्वायर के साथ, फिर हमने उसको प्लस करना है 1 के साथ। ये हमारे पास आएगा 0.125। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये वैल्यू जो है, जो ऊपर हमने इक्वेशन में डालनी होगी बाद में, ये हम कहते हैं f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0.5 कहना है, और यहाँ पे f ऑफ सब x 1 करना है, छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे कि f ऑफ सब x जो है उसकी वैल्यू है 0.125। सर f ऑफ 0.5 लिखना है उसमें x1 की जगह। मुझे समझ नहीं आई। सर जो लास्ट स्टेप में f ऑफ x1 की जगह 0.5 नहीं आएगा? हाँ ठीक है, सॉरी। ओके, तो जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो अब आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई? ये ग्रीन वाली। ग्रीन अब आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं, एक दर्ज कर ही देते हैं हम ताकि हमें आसानी रहे अपने काम में। हम मालूम कर रहे हैं x2 को मालूम करने के लिए हमारे पास 0.5 वैल्यू है x सब 1 की, क्योंकि x सब 1 हमारा इक्वेशन की रूल से यहाँ पे देख लें x सब 1 हमारी नीड है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमने माइनस डाल रहा हूं, माइनस डाली और फिर आपने क्या किया 0.125, क्योंकि ये f ऑफ x की वैल्यू है, और नीचे अभी भी आपकी f प्राइम ऑफ x सब 1 की वैल्यू रहती है। x सब 1 की वैल्यू अभी भी आपकी रहती है। तो कैसे मालूम करेंगे x सब 1 की वैल्यू? किसी के ज़हन में है? अच्छा, मुझे इशारे हो रहे हैं कि खाने का टाइम हो गया। किसी के ज़हन में है कि हमने क्या बहुत पीछे क्या किया था स्लोप के हवाले से? स्लोप की वैल्यू ना राइज ओवर रन डिवाइड कर देंगे।
हाँ, स्लोप की वैल्यू ऐड कर देंगे। और एक आप अगर बाद में करना चाहें तो एक हिंट में आपको ये भी दे दूं कि हमारे पास ना एक इसका तरीका और भी है स्लोप की वैल्यू को ऐड करने का। आपने अगर कैलकुलस पढ़ रखा है तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का एक उसूल पढ़ाया जाता है। हाउ टू मालूम करें, हाउ टू नो हाउ टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। किसी को याद है? पुरम बैठा है कोई? सर इसका पहले का डेरिवेटिव लेके फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे। यानी हम लेके हाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं कि पावर रूल यूज करते हैं उसके लिए। हम कहते आ हैं जाएगा सर 2x स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा सर। शाबाश। मैं ये कह रहा हूं कि हम कहाँ गई इक्वेशन? ओके, मैं ये कह रहा हूं कि f ऑफ x सब 1 के लिए हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3x सो 3x आएगा सर। 2x स्क्वायर्ड माइनस 8x ओनली। अब ये जिन लोगों को नहीं आता उनको अगली क्लास में इससे शुरू करवाएंगे हम कि ये हमने क्या किया। बहरहाल हम फिलहाल इसको ना फर्स्ट डेरिवेटिव, चूंकि ये हमारा एफ ऑफ एफ प्राइम लिखना था, ये हमारा एफ प्राइम का डेरिवेटिव है, तो यहाँ ये वैल्यू अब हम डाल सकते हैं। कौन सी? 3x स्क्वायर्ड की माइनस 8x की। कैसे? अभी नहीं पूरी, अभी तो इसमें एक काम बाकी है। 0.5 नहीं डालना, वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, तो वो काम ये बाकी है कि हम यूं कर देंगे अब कि 3 इंटू x1 की जगह 0.5 लिखते हैं। हाँ, ये ठीक कहते हो तुम, बिल्कुल 0.5 लिख दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.5 और 2 माइनस 8 और 0.5, और ये हमारे पास अब अगर हम कैलकुलेटर से निकाल लें तो 0.5 ये हमारा निकलेगा 0.5 क्या था? 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ओके, फिर से 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और फिर क्या था? फिर था माइनस 8 इंटू 0.5, माइनस 8 इंटू 0.5, ये है माइनस 3.25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है जिसका नाम है एफ डेरिवेटिव ऑफ द एफ फंक्शन ऑफ एक्स सब 1, और ये हमारे पास आएगी। यहाँ पे भी 0.5 लिखना चाहिए, लेकिन हम ये भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है इस जगह पर। 0.5 इक्वल्स माइनस क्या आई है? माइनस 3.25, माइनस 3.25। और अब जाके आप इसको उसमें डाल सकते हैं जो हमने छोड़ दिया पीछे। ये वापस कॉपी करता हूं, यहाँ पे ये रहता है, ये नीचे वाला, इसको दोबारा टाइप नहीं करता क्योंकि टाइम कम है, तो मैं यहाँ इसकी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये वैल्यू अगर आप निकालें तो ये x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू निकालने के लिए हम कर भी लेते हैं कि हम करते हैं, हमारे पास है 0.5, फिर हमारे पास है माइनस, फिर हमारे पास है बटा 0.125, यानी 0.125 के बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है माइनस 3.2। जी सर, ये उसकी f इंटू 0.5 की वैल्यू जो से हमारी पीछे आई है ना, माइनस 0.125 आई है सर। माइनस 3.625 आता है। हाँ, नहीं 0.125 है ना, तो ये देखिए, ये मैंने लिखी है पीछे। आपने कैलकुलेटर में सर जी जो उनसे हल किए हैं तो इधर माइनस में है। हाँ, तो माइनस में लिखिए, ये माइनस है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये तो खुद अपनी वैल्यू तो प्लस में आई है, यहाँ पे माइनस की एक और वैल्यू अब आएगी, वो हमारे पास है कैलकुलेटर में, ये माइनस 3.25, तो ये आएगी माइनस 3.25। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास जमा आएगा। अब आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा उमर दराज, आपका ये मकसद था x सब 2 इक्वल्स, मैंने थोड़ी गलती की है, वो ठीक कह रहा है उमर दराज, 0.5। अब यहाँ पे माइनस नहीं बचेगा क्योंकि अब यहाँ पे प्लस आना है, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो अब आपके पास आएगा प्लस और वो आएगा
0.25 और उसके बाद उसका बटा आएगा नहीं, ये तो ऊपर वहां जाके हल करने हैं बस, यहाँ जाके और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस ये हम यूं करेंगे 0.5 ओके बस, सॉरी 0.5। आगे हम करेंगे माइनस नहीं जमा, तो हम करेंगे प्लस, और उसके बाद हम करेंगे 0.125, फिर हम इसके बटे में लेकर जाएंगे 3.25, क्योंकि माइनस से कट चुकी हैं, तो बटे में लेकर जाएंगे 3.25, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 0.5384, जो हम निकाल लेते हैं, 0. सारी नहीं लेते, इतनी ले लेते हैं। ये वैल्यू आ गई x2 की। अच्छा, x2 की वैल्यू है जी ये। अब मुझे बताएं कि अगर x3 का मैं कहूं आपसे कि मुझे भेजें आप करके, उमर दराज और आप सारे करके मुझे x3 का भेजें, फरहान भी करे, जिनको समझ आई है वो सब करें, जिनको नहीं आई वो मुझसे मैडम डॉक्टर हुमा मुझसे पूछे बाद में या मुझे करवाएं, जिनको नहीं आई वो सारा करें। अब अगर x3 हो तो फार्मूला तो आपको याद है, फार्मूला क्या है, x सब n+1 इक्वल्स x सब n माइनस f ऑफ x सब n बटा f प्राइम ऑफ x सब n। इसको इस्तेमाल करना है, अभी आपने किया है पीछे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब n हमारा हो गया है 3, यानी हम n हमारा हो गया 2, तो अब हमारे पास अगर n 2 हो गया तो इसका मतलब अब x3 आ जाएगा। x सब 3 होते ही आगे वाला कम हो जाएगा 1 पॉइंट, तो वो हो जाएगा x सब 2, और x सब 2 के बाद माइनस आएगी, तो फिर आएगा f x सब 2, फिर आएगा f प्राइम x सब 2। अब जब सब 2 आप इतने दे रहे हैं तो सब 2 की वैल्यू तो आपके पास है, परेशानी की तो जरूरत ही नहीं है। सब 2 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो आपके पास एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ इनका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करना होगा, जो हमने स्टेप पीछे किए हैं बाकायदा। तो ये हम अगली क्लास में दोबारा से पीछे दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अभी मेरे ख्याल में न्यूटन हमारा टाइम ले जाएगा। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है 3 से अगर 6 हफ्ते लग जाए न्यूटन पे? तो नहीं सर, कोई मसला नहीं। नहीं, बहुत अच्छा है सर, जितनी तफसील समझ में आ रहा है तो अच्छा है। अरे जैन, अभी तक बैठे हो तुम, आई लव यू सर, आपका थैंक यू। जी सर। वाह जी वाह, बड़े बड़े लोग भी अब तो बैठ जाते हैं। क्या इसका न्यूटन्स मेथड, तो ये मैं सेव कर रहा हूँ आपका 001 कर, और फाइलें बनी थी इसी नाम से। और ग्राफ ओपन करेंगे और स्क्रीनशॉट चाहिए था उसका। हाँ, ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले ले, मैं ये बंद कर लूँ, रिकॉर्डिंग काफी देर से हो रही है।